Hello and welcome again to JKCS. As discussed in the earlier video, JKCS has started a crash course for SI exams and I am here with the lecture first of the geography portion. और आज की इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे उनमें सोलर सिस्टम, शेप ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, अर्थ मूवमेंट्स और इक्लिप्स के बारे में हम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपने इसके बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, बट सोलर सिस्टम के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन फैक्ट्स का आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी बनता है। तो वो कौन से फैक्ट्स हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम होता क्या है? तो ये कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जिनमें सन आता है, इसमें इसके इर्द गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स आते हैं और उन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमने वाले नेचुरल सैटेलाइट्स को 200 के करीब जो है वो आते हैं। सो इन शॉर्ट दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज कंप्राइजिंग ऑफ सन, 8 प्लैनेट्स एंड द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ दीज प्लैनेट्स। तो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये प्लैनेट जो है अपने अपने ऑर्बिट्स में सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह अर्थ करती है। तो ये 8 प्लैनेट्स भी उसी तरह सन के इर्द गिर्द जो है घूमते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ये सन से जो है जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो इन प्लैनेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इनर प्लैनेट्स में और आउटर प्लैनेट्स में। इनर प्लैनेट्स में पहले 4 प्लैनेट्स आते हैं जो सन के बिल्कुल करीब हैं और आउटर प्लैनेट्स में जो है बाकी 4 आते हैं जो आउटर साइड में जो है पाए जाते हैं। तो इन इनर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये दिखने में, शेप में, साइज में और डेंसिटी में बिल्कुल अर्थ के जैसे पाए जाते हैं। और जोवियन प्लैनेट्स मतलब जुपिटर के जैसे। तो ये प्लैनेट जो है जिस तरह वो अर्थ के साथ मिलते जुलते हैं, इन प्लैनेट्स का, आउटर प्लैनेट का जो साइज, शेप और डेंसिटी जो है वो बिल्कुल उनकी शक्ल वगैरह जो है वो जुपिटर के साथ मिलती है, तभी इनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। So in short, the 8 planets have been divided into 2 groups. One is terrestrial planets and other is Jovian planets. Terrestrial planets में inner planets आते हैं, 4 planets आते हैं जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। उसी तरह नेक्स्ट ग्रुप जो है वो जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है जिसको आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं और इनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। अब इनके रिलेटेड जो सोलर सिस्टम के रिलेटेड जो जिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की मैं बात कर रहा था वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले साइज के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा प्लैनेट जो है जुपिटर है, ये सबको पता है। लेकिन अगर हम इनको जो है साइज के हिसाब से अरेंज करेंगे तो जुपिटर सबसे बड़ा है, सैटर्न उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट, इसी तरह यूरेनस थर्ड लार्जेस्ट, नेपच्यून 4th लार्जेस्ट और 5th लार्जेस्ट, वीनस 6th लार्जेस्ट, मार्स 7th लार्जेस्ट एंड मरकरी 8th लार्जेस्ट। तो देखा जाए तो अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा, डेंसिटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो डेंसिटी जो है वो अर्थ की ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद मरकरी, वीनस, मार्स, नेपच्यून, यूरेनस और सैटर्न की। ये अरेंजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है ये एग्जाम में नहीं भी पूछा जा सकता है, बट एटलीस्ट आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट या डेंसिटी सब के हिसाब से पहले कौन है, लास्ट में कौन है, ये सब आपके लिए जानना ज़रूर है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं एंड यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो उसके बाद फैक्ट नंबर 3 जानेंगे कि ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ किसको कहते हैं। अर्थ का जुड़वा प्लैनेट किसको कहा जाता है? तो वो वीनस को कहा जाता है जो अर्थ के बिल्कुल जो है उसके पास में भी है और अर्थ के जैसा पाया जाता है। तो ये जोवियन प्लैनेट्स की बात हो गई, इनर प्लैनेट्स की बात हो गई। और अगर हम इस वाले ग्रुप में जोवियन प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे कि इस वाले ग्रुप में कौन से 2 प्लैनेट्स हैं जो ट्विन्स पाए जाते हैं, जिनको ट्विन्स कहा जाता है, तो उसमें यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। तो अगर एग्जाम में आएगा विच इज़ द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ, तो आप वीनस जो है मार्क करोगे। अगर ये आएगा कि जोवियन प्लैनेट्स में कौन सा, इसमें कौन से वाले प्लैनेट्स का सेट जो है, पेयर जो है जिनको आपस में ट्विन्स के जो है नाम से जाना जाता है, तो आप यूरेनस और नेपच्यून लिखोगे। तो टेरेस्ट्रियल वाले प्लैनेट्स में, इनर वाले प्लैनेट्स में अर्थ और वीनस को ट्विन प्लैनेट्स कहा जाता है और जोवियन प्लैनेट्स ऑफ सेट में यूरेनस और नेपच्यून को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट? इट इज़ वीनस। क्यों? मरकरी होना चाहिए क्योंकि मरकरी जो है अर्थ के बिल्कुल पास, सन के बिल्कुल पास पाया जाता है। लेकिन वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है बिकॉज
वीनस पे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सन से निकलने वाली हीट को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू मरकरी. सो द हॉटेस्ट प्लेनेट इज नॉट मरकरी, इट इज वीनस बिकॉज ऑफ द presence of carbon dioxide in the atmosphere of Venus that helps the heat of sun to get trapped, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है. तो इसके बाद ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं, तो सीधी सी बात है वो अर्थ को कहते हैं, बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड द रिमेनिंग 29% इज द लैंड सरफेस या कॉन्टिनेंट्स या जो आइलैंड्स के तौर पे पाए जाते हैं. तो इसी तरह फिर अगर हम रेड प्लैनेट की बात करेंगे, रेड प्लैनेट्स को कहते हैं, तो रेड प्लैनेट मार्स को कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड जो है मार्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको रस्टी कलर जो है इसका पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था. उसके बाद जो ये मॉर्निंग स्टार है, सॉब्रिक्यूट जो जिनको हम कहते हैं या जिनको दूसरे नाम से जाना जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार, क्लोजेस्ट स्टार, तो ये सब चीज़ें स्टार वाली चीज़ें जो है ये वीनस को कहा जाता है. जो भी स्टार वाली चीज़ें हैं प्लैनेट्स के रिलेटेड, वो सबसे ज़्यादा वीनस के साथ ही जुड़े हुए होते हैं. तो एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है स्टार के रिलेटेड, अगर आपको परफेक्ट आंसर नहीं भी आता है, तो मेजर जो फैक्ट्स हैं सोलर सिस्टम के बारे में, उनमें ज़्यादातर जो है वीनस के रिलेटेड ही आंसर उसमें पाए जाते हैं. तो आप वीनस उसमें लिख सकते हैं इन केस यू आर हाफ श्योर. तो आगे बढ़ते हैं, प्लैनेट्स की रोटेशन के बारे में जानेंगे. तो सारे प्लैनेट जो हैं ये वेस्ट ईस्ट रोटेट करते हैं एक्सेप्ट यूरेनस एंड नेपच्यून. प्लैनेट जो हैं ये रोटेट करते हैं अपनी एक्सीज पे, हर कोई प्लेनेट अपनी एक्सीज पे रोटेट करता है. जैसा कि आपने अर्थ के बारे में सुना होगा कि अर्थ जो है रोटेट करती है अपने एक्सीज पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. लेकिन दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो वेस्ट ईस्ट रोटेट नहीं करते हैं, उनमें यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है. यूरेनस जो है ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है और नेपच्यून जो है ये नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है. तो इसके बारे में ये फैक्ट निकला कि अर्थ जो है ये भी वेस्ट ईस्ट रोटेट करती है. ये वाला पॉइंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अर्थ के वेस्ट ईस्ट रोटेट करने की वजह से क्या होता है, ये हम आगे जो है आगे पढ़ेंगे. तो जिन सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहा था कि इन प्लैनेट्स के जो इर्द गिर्द घूमने वाले नेचुरल सैटेलाइट्स ये भी जो है सोलर सिस्टम में आते हैं. तो उन सैटेलाइट्स में, दैट मीन्स नेचुरल सैटेलाइट्स में, सोलर सिस्टम के नेचुरल सैटेलाइट्स में जो सबसे बड़ा पाया जाता है उसको गैमेट कहते हैं, जो कि जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है. तो ये सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का, जो कि जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है. जिस तरह गैमेट जुपिटर का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, उसी तरह मून भी जो है ये अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है. और इस मून को हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से भी जानते हैं. यह सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बिल्कुल वही स्पॉट है जहां पर अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग जो थे, उन्होंने जो मून पर पहले जो कदम रखा, तो उनका स्पेसशिप जो था अपोलो 11 वो इसी स्पॉट पे उसने लैंड किया. तो इस वाले स्पॉट को हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जानते हैं. ट्रैंक्विलिटी की जब हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो ये एक पीसफुल जगह होती है. किस कॉन्टेक्स्ट में इसको ये कहा गया है वो आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, बट ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि मून को हम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से भी जाना जाता है. या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे पाया जाता है, तो ये मून पे पाया जाता है. तो इसमें सी जैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पानी जैसा कुछ भी नहीं है, बस उस स्पॉट को इस वाले नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है कहाँ पे पाया जाता है. तो आप मैप पे सारे सीज को ढूंढने बैठोगे, लेकिन ऐसा नहीं है. इट इज़ द सेम स्पॉट वेयर द अपोलो 11 लैंडेड, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने जो है मून पे पहला कदम रखा. उसी अपोलो 11 की हम बात कर रहे हैं. तो इस सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज आगे रखी, बहुत अपने अपने कंसेप्ट्स आगे रखे. तो उन्हीं इंपॉर्टेंट थ्योरीज को, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि गैसियस हाइपोथेसिस किसने दी, कांट ने दी. तो इन जो थ्योरीज जो है इनका पढ़ना जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस आपको सिर्फ फैक्ट्स याद रखने हैं कि गैसियस हाइपोथेसिस वाला कंसेप्ट अबाउट द ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम किसने दिया था, कांट ने दिया था. इसी तरह नेबुलर हाइपोथेसिस लेप्लास, प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस चैम्बरलेन मोल्टन, इसी तरह टाइडल जेफरियन जीन, इसी तरह बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस वो रसल ने दी थी. तो ये जो ये थ्योरीज हैं,
इनको आप सिर्फ फैक्ट्स के तौर पे याद रखोगे कि किस किस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी जो है दी है। तो नेक्स्ट हम शेप ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजुअली लेमन लैंग्वेज में हम अर्थ को एक स्फीयर मानते हैं, बट ये सिंपल स्फीयर नहीं है, बल्कि ये वो स्फीयर है जो पोल्स पे या एंड्स पे जो है फ्लैट होता है, बिल्कुल एक संतरे की जैसा, ऑरेंज की जैसा, जो बीच में राउंड तो होता है लेकिन एंड्स पे वो फ्लैट होता है, बिल्कुल एक संतरे के जैसा। तो इसी स्पेशल टाइप ऑफ स्फीयर को, जो अर्थ की शेप को रिप्रेजेंट करता है, उसको ओवलेट स्फेराइड कहा जाता है। यह मॉडर्न नेम जो है इसका नाम है जियाइड, यानी कि वो शेप जो बिल्कुल अर्थ के जैसी हो, यानी कि स्फीयर जैसा, लेकिन आम स्फीयर के मुकाबले में इसके एंड जो है वो फ्लैट होते हैं, दबे हुए होते हैं, और उस वाली शेप को हम जियाइड कहते हैं। आपके एग्जाम में अगर अर्थ के शेप के रिलेटेड क्वेश्चन में ओवलेट स्फेराइड का ऑप्शन होगा तो आप उसको मार्क करोगे, जियाइड होगा तो उसको मार्क करोगे, दोनों होंगे तो आप बोथ ऑफ दीज भी लिख सकते हो। और इसी अर्थ को सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन्स में डिवाइड किया गया है। उन लाइन्स में कुछ लाइन्स जो है पोल टू पोल रन करती हैं, ऊपर से नीचे तक रन करती है, लॉन्ग लॉन्ग होती है, जिनकी वजह से इनको नाम लॉन्गिट्यूड्स जो है आप कह सकते हो। तो अनदर सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उनको हम लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। तो अर्थ को इन्हीं दो सेट्स ऑफ इमेजिनरी लाइन्स में डिवाइड किया गया है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। वो पर्पस क्या है, स्पेसिफिक पर्पस क्या है, वो आप आगे इस वीडियो लेक्चर में जानोगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखोगे कि दीज लाइन्स आर ओनली इमेजिनरी इन नेचर। इसका मतलब ये हो गया कि ये रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, इनको इन्हीं स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है इमेजिन किया गया है, इमेजिनरी बताया गया है, असल में ये रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इन्हीं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम और भी जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सबसे पहले लैटिट्यूड्स की जब हम बात करेंगे तो लैटिट्यूड्स यही इमेजिनरी लाइन्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा था, जो मेजर करते हैं एंगुलर डिस्टेंस डिग्रीज में नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। अगर हम अर्थ माने तो ये बीच में जो 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया या जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, तो यही एंगुलर डिस्टेंस मेजर करता है नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। यानी कि एंगुलर डिस्टेंस मेजर करता है टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर और टू द साउथ ऑफ इक्वेटर। ये एंगुलर डिस्टेंस मेजर करता है चाहे नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ। तो इनको हम पैरेलल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के पैरेलल जो है रन करते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इसका मतलब ये है कि एक तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, दूसरा ये कि ये इक्वेटर के भी पैरेलल होती है। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इक्वेटर खुद भी एक लैटिट्यूड्स है, जब सारे लैटिट्यूड्स आपस में पैरेलल है, उसका मतलब ये भी हो गया कि ये इक्वेटर के भी पैरेलल रन करती हैं। ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दीज आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स। कभी कभी छोटी सी छोटी बात एग्जाम में बहुत तंग करती है, उसके लिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि अब तो रिवाइज साथ साथ करते जाइए, और छोटी सी छोटी बातों को, कंसेप्ट्स को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम में जो है आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। सो इन लैटिट्यूड्स के बारे में हम और भी फैक्ट्स जानेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वो क्या है कि ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन करती है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये लेटे हुए होती है, जिसकी वजह से लैटिट्यूड्स को आप कह सकते हो। तो ये ईस्ट टू वेस्ट जो है रन करती है, सीधी सी बात है। मेजर्स डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये इक्वेटर से जो है नॉर्थ की तरफ यानी कि नॉर्थ पोल तक, साउथ की तरह यानी साउथ पोल तक जो है डिस्टेंस मेजर करती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फॉर्म सर्कल्स विद इक्वेटर बीइंग द लार्जेस्ट सर्कल एंड बिकम स्मॉलर टुवर्ड्स पोल्स, यानी कि ये सर्कल्स बनाते हैं, जैसे कि इस वाली डायग्राम में दिखाया गया है कि लैटिट्यूड जो है ये सर्कुलर इन शेप होते हैं, यानी कि सर्कल की शेप में होते हैं। और सबसे बड़ा जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि सबसे बड़ा लॉन्ग लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर है। अब अगर हम ये कहेंगे कि लैटिट्यूड सर्कुलर शेप के होते हैं, उसका मतलब ये हो गया कि इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल माना जाता है। दैट वी से दैट इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल एंड दीज सर्कल्स बिकम स्मॉलर टुवर्ड्स पोल्स। सीधी सी बात है, जब हम अर्थ के इर्द गिर्द सर्कल्स जो है बनाते जाएंगे, तो इस तरह जब ये पोल्स की तरह बढ़ते जाएंगे तो ये स्मॉलर इन शेप जो है हो जाएंगे, ये साइज में छोटे छोटे बनते जाएंगे। जितना हम पोल्स की तरफ जाएंगे उतना ये छोटे छोटे सर्कल जो है बनते जाएंगे, जैसे इस डायग्राम में बताया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर
डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स और हेमिस्फीयर, यानी कि इक्वेटर जो है ये अर्थ को बिल्कुल दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। इक्वेटर वो लैटिट्यूड है, इक्वेटर वो सर्कल है, लैटिट्यूड सर्कल है जो अर्थ को बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइड करता है। सिंस अर्थ इज अ स्फीयर, तो आधे स्फीयर को हम हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में हेमिस्फीयर होगा उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो इक्वेटर के साउथ में हेमिस्फीयर होगा उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थ इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इन टू इक्वल हाफ्स और हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लैटिट्यूड्स इज ऑलवेज इक्वल, कहने का मतलब ये है कि इन लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है। यानी कि अगर हम मार्क करेंगे इनको 1 2 3 4 5 6 7 डिग्री, फॉर एग्जांपल नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, ये भी हुआ नॉर्थ, ये भी हुआ नॉर्थ, ये भी हुआ, तो कहने का मतलब ये है कि जितनी डिस्टेंस 1 डिग्री से 2 डिग्री नॉर्थ तक होगी, वही डिस्टेंस 2 डिग्री नॉर्थ से 3 डिग्री नॉर्थ तक होगी, वही डिस्टेंस 6 डिग्री नॉर्थ से 7 डिग्री नॉर्थ तक होगी। ये फॉर एग्जांपल वही जो डिस्टेंस जो है वो 89 से 90 डिग्री नॉर्थ तक होगी। यानी कि जो डिस्टेंस इनके बीच में है, एनी टू लैटिट्यूड्स, जिन लैटिट्यूड्स को भी आप लोगे उन लैटिट्यूड्स की जो आपस में डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम रहती है, इक्वल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लैटिट्यूड्स इज रिगार्डिंग देयर नंबर। देयर आर 179 लैटिट्यूड्स जो हैं पाए जाते हैं। लेट अस सी हाउ। यूजुअली हम देखते हैं कि 0 डिग्री जो है या 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर जो हो गया, तो इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री नॉर्थ तक जितने भी आते हैं, इसी तरह साउथ में 90 डिग्री साउथ तक जितने भी आते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में और एक इक्वेटर का मिला के 181 हो गई। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अर्थ की शेप की वजह से जो उसके एंड पॉइंट्स हैं वो फ्लैटेंड है, वो दबे हुए हैं, और ये जो एंड पॉइंट्स हैं यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो एंड पॉइंट्स हैं ये सिर्फ पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं, ये सर्कल्स नहीं बनाए जाते हैं। तभी इसमें ये जो 2 माइनस होते हैं तभी हम 179 ही इनको मानते हैं। अब अगर एग्ज़ाम में आपकी जो ऑप्शंस में अगर ऐसा कोई एग्ज़ाम क्वेश्चन आता है और उसमें ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो 181 का अगर ऑप्शन होगा, 179 का नहीं होगा, तो आप 181 मार्क कर दीजिए। और अगर 179 भी होगा 181 भी होगा तो आप बिंदास होकर 179 मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग नेक्स्ट, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्टिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। तो इन लैटिट्यूड्स की जो मैंने बता दिया, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेशन क्या है, ये आगे हम जो है आगे वाले लेक्चर्स में हम जान लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा कि इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो ईस्ट वेस्ट टर्न करती हैं, उसी तरह हम अब लॉन्गिट्यूड्स में की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूड दैट मीन दे रन फ्रॉम पोल टू पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जैसे कि इस वाली डायग्राम में दिखाया गया है। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो होता क्या है, ये भी इमेजिनरी लाइन्स होती हैं लैटिट्यूड्स की तरह जो एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करती हैं ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। इस तरह लैटिट्यूड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड था इक्वेटर था, जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट इनकी होती है। उसी तरह लॉन्गिट्यूड्स भी जो है, लॉन्गिट्यूड्स में से जो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड माना जाता है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो जिस तरह लैटिट्यूड जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है या इक्वेटर जो है उसको तो हिस्सों में डिवाइड करता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस उसकी वजह से बढ़ती है। तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी को भी हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है कंसिडर कर सकते थे। लेकिन एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत 1884 में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है लंदन में ग्रीनविच में, तभी हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं, तो वो ये लॉन्गिट्यूड जो है ग्रीनविच मेरिडियन से जो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच में है वहीं से पास होता है। तब 1884 में एक एग्रीमेंट के तहत इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही प्राइम मेरिडियन से जो है नंबरिंग दी जाती है, प्राइम मेरिडियन कंसिडर किया जाता है। बिकॉज लाइक आई सेड कि लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहा जाता है, और इस वजह से जो लॉन्गिट्यूड लंदन से ग्रीनविच से जो पास होता है तो उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि इसी से जो है नंबरिंग स्टार्ट होती है इनकी। तो इनके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन एंड रन फ्रॉम पोल टू पोल, ये मैंने पहले ही बता दिया, इनको मेरिडियंस भी कहते हैं और ये पोल टू पोल रन करते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये रन करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग, जिससे याद रहेगा आपको, लॉन्ग लॉन्ग मीन्स लॉन्गिट्यूड्स, जिससे आपको ये याद रहेगा कि ये पोल टू पोल रन करते हैं। दे फॉर्म सिम सर्कल्स ऑफ इक्वल साइज। क्या होता है कि ये इक्वल साइज के जो है सिम सर्कल्स बनाता है। हमने लैटिट्यूड्स में पढ़ा कि ये सर्कल्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अर्थ के गोल गोल जो है घूमते हैं, बनाए जाते हैं। तो इसी तरह ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सिम सर्कल्स बनाते हैं, ये सिम सर्कल्स बनाते हैं ऐसे ऐसे, बिल्कुल ठीक एक ऑरेंज के गिरी के जैसे, जिसको कश्मीर में गूज भी बोलते हैं, उसके जैसे, क्योंकि वो जो है एक सिम सर्कल रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज दिस अर्थ इज़ लाइक ए स्फीयर, जिसको 360 डिग्रीज में जो है लॉन्गिट्यूड्स में जो है डिवाइड किया गया है, और एक एक लॉन्गिट्यूड जो है एक एक सिम सर्कल बनाता है। नॉट लाइक लैटिट्यूड जो कि अर्थ के इर्द गिर्द जो है बनाए जाते हैं या कंसिडर किए जाते हैं, दैट इज़ वाई दे मेक सर्कल्स। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, दैट लैटिट्यूड्स आर इन द सर्कुलर शेप वाइल एज लॉन्गिट्यूड्स आर इन द सेमी सर्कुलर शेप। ठीक है, तो उसके बाद जो है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये सिर्फ लोकेशन की वजह से होता है, क्योंकि जिस तरह इक्वेटर जो है बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड करता था, उसी तरह प्राइम मेरिडियन जो है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इनको डिवाइड करता है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड्स इज नॉट इक्वल। जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा कि इनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है लैटिट्यूड्स के बारे में, बट लॉन्गिट्यूड्स के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस डायग्राम को कोड कर सकते हैं अगेन। अब देखिए कि बीच में सेंटर में कितनी जगह है इनके बीच, और पोल्स पे ये कन्वर्ज होते हैं, इनके बीच में इतनी डिस्टेंस नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे देखिए आप, ये सारी लाइंस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कन्वर्ज होती हैं एक जगह पे, बीच में इनके बीच देखो है सेंटर में कितनी डिस्टेंस होती है। वो दैट मीन लैटिट्यूड्स जो है इनके बीच में डिस्टेंस जो है इक्वल होती है, वाइल द केस इज़ नॉट सेम रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूड्स, जिनकी डिस्टेंस मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे और जीरो जो है होती है पोल्स पे होती है। ठीक है, सो मूविंग नेक्स्ट about the number of longitudes, there are 360 longitudes in number. Again an important point कि ये वन जो है 360 कैसे हैं। अगर ये अर्थ हो गया तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, यानी या प्राइम मेरिडियन हो गया, तो इसके यहाँ से 180 डिग्री ईस्ट हो गए, यहाँ से 180 डिग्री वेस्ट हो गई, क्योंकि स्फीयर में सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, तभी हम इसको जो है 360 जो है लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया हुआ होता है। तो इसके हिसाब से अगर ये 180 ये 180 और ये प्राइम मेरिडियन कंसिडर करें तो ये 361 बन गए। तो फिर हम 360 ही क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो एंड वाले है, क्योंकि अर्थ की सरफेस जो गोल है फ्लैट नहीं है, ये एंड वाले जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है, ये जो है प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल अपोजिट में पीछे 3D स्ट्रक्चर की वजह से ये पीछे एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं। यानी कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट अर्थ के पीछे जो है स्ट्रक्चर की वजह से प्राइम मेरिडियन के पीछे जो है ओवरलैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों लॉन्गिट्यूड जो है मिल जाते हैं और एक ही बनाते हैं, जिसको हम 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, या इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है अर्थ को 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में डिवाइड किया गया है। उसका मतलब है कि 15 लॉन्गिट्यूड्स का जो है पर जोन में होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स का ये कंसेप्ट है, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हर कोई लॉन्गिट्यूड जो है 24 घंटे में जो है कहीं कभी ना कभी सन के सामने आ जाता है, बिकॉज अर्थ रोटेशन की वजह से हर एक पार्ट पे सन पहुंचता है। ठीक है, सन की लाइट पड़ती है, सन के सामने आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक लॉन्गिट्यूड जो है 360 जो है ये 24 घंटे में अपनी रोटेशन कंप्लीट करते हैं। दैट मीन्स हर एक लॉन्गिट्यूड सन के सामने कभी ना कभी दिन में आ जाता है, इन 24 घंटों में आ जाता है। तो दैट इज़ वाई इनको 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में जो है डिवाइड किया गया है। तो उसका मतलब यह है कि एक जोन में 15 लॉन्गिट्यूड्स आते हैं। जब हम 15 लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे तो एक लॉन्गिट्यूड में को कवर करने में, एक डिस्टेंस कवर करने में, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड जाने में 4 मिनट लगते हैं, जो आपने पहले भी सुना होगा। लेकिन हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में सन को, फॉर एग्जाम्पल, अदरवाइज अर्थ मूव करती है लेकिन हम अपेरेंटली बोलते हैं कि सन मूव करता है, सो लेट अस से लाइक दैट कि
1 मिनट में जो है एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में सन को 4 मिनट लगते हैं, उसके हिसाब से 15 लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने में सन को 1 घंटा लगता है, यानी कि 60 मिनट्स। यही 60 मिनट्स जो है, अब ये मैंने बताया कि ये जो है कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360। 360 को जब हम एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, जब हम ये देखते हैं तो ये 1440 मिनट्स बनते हैं। कन्वर्ट करने पर वो 24 आवर्स जो है बनते हैं। इसी की वजह से हम बोलते हैं कि 24 आवर्स में अर्थ की एक रोटेशन कंप्लीट होती है, यानी कि एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं। 15 लॉन्गिट्यूड्स वाले सेट में, 15 लॉन्गिट्यूड्स वाले जोन्स में जो है क्या होता है, 15 लॉन्गिट्यूड्स वाले जोन में जो आएगा तो उसका मतलब है उसको 60 मिनट लगेंगे एक जोन को क्रॉस करने में, जो ठीक है। तो उसका मतलब है 24 जोन्स टोटल में हैं, 60 मिनट्स एक को लगते हैं, तो वो भी वही 1440 जो है बनता है। तो इसकी वजह से यही एक बेसिक रीज़न है, यही एक जो है इसका मैकेनिज्म है कि क्यों अर्थ की रोटेशन को है 24 घंटे लगते हैं और हर एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4-4 मिनट लगते हैं। तो इस वजह से टाइम जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट अब लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन से हैं। प्राइम मेरिडियन है, जैसे कि मैंने बता दिया, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, वो हम आगे जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो दीज टू आर अपोजिट ईच अदर, ये आप इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे कि 3D स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया तो बिल्कुल इसके अपोजिट में पीछे 180 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। जैसे कि सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ से जो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा और यहाँ से जो है 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन कंसिडर किया जाता है। तो ये बात आप जो है इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए है, खासकर फ्रेशर्स के लिए है, बिकॉज यही सब चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं जो फ्रेशर्स को जो है तंग करती हैं। तो ये सब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल डेटलाइन आखिर होता क्या है। तो सिंपली एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिमार्केशन लाइन है अर्थ की सरफेस पे, जो पोल टू पोल रन करती है और बाउंड्री बनाता है जहाँ पर एक दिन का फ़र्क होता है। यानी कि इस लाइन को क्रॉस करने पर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो या वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो, इस लाइन को क्रॉस करने पर 24 घंटे का फ़र्क जो है पाया जाता है, 24 आवर्स का इसमें फ़र्क पाया जाता है। वो हम इस डायग्राम की मदद से जो है समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने बताया कि ये अर्थ है, इस पे 360 जो है लॉन्गिट्यूड बनाए जाते हैं। सबसे पहला जो है प्राइम मेरिडियन, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, उसके अपोजिट में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। इसी तरह से ये 90 डिग्री वेस्ट हो गया, ये 90 डिग्री ईस्ट हो गया। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो ये टाइम का कंसेप्ट समझने के लिए आपको 3 चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट याद रखनी है। पहला वो ये कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम को प्लस करना है, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इस प्राइम मेरिडियन से 90 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 6 आवर्स लगेंगे, बिकॉज 90 इंटू 4 तो वो 360 हो गया, तो 6 घंटे लगते हैं। इसी तरह यहाँ से और 6 घंटे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 12 घंटे लगेंगे क्रॉस करने में, सन को क्रॉस करने में। इसी तरह ईस्ट की तरफ यहाँ से यहाँ जाने में 12 घंटे लगेंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे इस टाइम जो है 4 बज गए हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे 4 PM। यहाँ से हमने सफ़र स्टार्ट किया यहाँ की तरफ और यहाँ से हमने सफ़र किया स्टार्ट यहाँ की तरफ। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मैंने पहले ही बता दिया, जो वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम माइनस होता है। तो यहाँ पर अगर 4 बज गए हैं तो यहाँ इसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो है सुबह के 10 बज गए हैं, क्योंकि हम बैक जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे टाइम जो होगा वो होगा 4 AM, यानी कि मंडे शाम की बात कर रहे हैं 4 बजे। 12 घंटे पीछे जाएंगे तो सुबह के जो है बजे होंगे 4 AM। इसी तरह जब हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे टाइम होगा 10 PM। आराम से समझो, यहाँ पर जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो होगा 4
AM Tuesday. That means कि वेस्ट की तरफ से 4 AM मंडे बज गए हैं और ईस्ट की तरफ जाने पर 4 AM ट्यूसडे के बजे हैं, यानी कि इस लाइन को क्रॉस करने पर 24 घंटे का फ़र्क पाया जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन. ये वो लाइन है जिसको क्रॉस करने पर 24 घंटे का जो फ़र्क जो है पाया जाता है. आई होप आपने ये समझा होगा. तो अब इसके बारे में 3 चीज़ें याद रखोगे कि सिर्फ 3 चीज़ें जिसकी वजह से आपके टाइम का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आएगा. वो ये कि 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, यही सिंपल फंडा है. और अगर हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम को प्लस करना है, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम को माइनस करना है. इन 3 चीज़ों पर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो दुनिया में अलग अलग टाइम क्यों पाए जाते हैं आपको वो कंसेप्ट जो है इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से, पॉइंट्स की वजह से जो है आप समझ पाओगे. फॉर एग्जांपल तभी हम कहते हैं कि इंडिया का टाइम जो है वो GMT प्लस 5.5 आवर्स का होता है, यानी कि हम लंदन से 5.5 घंटे आगे है. जब आप जो है ये आपका होमवर्क है, आप मैप पे देखोगे कि लंदन के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन से या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से या प्राइम मेरिडियन से इंडिया की दूरी कितनी है, तो आपको वो खुद ब खुद पता चलेगा कि वहाँ और यहाँ में 5.5 घंटे का फ़र्क क्यों होता है. अब जो है वो अब होमवर्क में भी ये भी करोगे कि अब ये 5.5 घंटे का फ़र्क जो है अब हमें ये इसको ऐड करना है या अब हमें इसको माइनस करना है, तो वो भी आपको इस वाली चीज़ से जो है समझ आएगा. अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा. तो आज के लेक्चर में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.